गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा जो एस्ट्रोलॉजिकल फ्री वेबिनार है वो मैंने इसका नाम रखा है वैदिक एस्ट्रोलॉजी लेवल 2। बेसिकली ये डिविजनल चार्ट के ऊपर है। बड़े ध्यान से देखिए, आप इसमें सीखेंगे क्या, वो इम्पोर्टेंट रोल है। सबसे पहले तो मुझे वो बताना है। स्क्रीन पर आप देखिए, इसमें D9 चार्ट के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। सारा कुछ D9 के अंदर जो आएगा ये सारे पॉइंट्स आएंगे आपको। 64th नमांशा इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द D9 चार्ट। नंबर 2, D10 चार्ट बिल्कुल D1 चार्ट की तरह अलग से पढ़ा जाता है। इसमें होरा चार्ट भी आएगा। और D30 चार्ट मैंने अब शुरू किया है पढ़ाना। ये बेसिकली हमारे अच्छे बुरे कर्मों को बताता है। क्या हमें टांग अड़ाने की आदत है, क्या हम गलत कर्म कर रहे हैं, वो D30 बताएगा। तो ये मैंने एड ऑन बाद में किया है, तो इसको भी पढ़ाया जाएगा आपको काफी डिटेल के अंदर। अब आते हैं चार्ट के ऊपर और इसको आगे से अच्छे से समझते हैं। अब देखिए, ये एक चार्ट है, बड़े ध्यान से देखिए और सीखने का प्रयास करिए। देखिए, लगन है ये आपका, जिसको D1 चार्ट कहते हैं, लगना। दिस इज योर D9 चार्ट। ये आपका नमाज कुंडली है। अर्थात होता क्या है कि नमाज आपकी आत्मा है। नमाज क्या है? आत्मा। और लगन क्या है? शरीर ओनली। इस शरीर को एनर्जी आत्मा से मिलती है, ये समझकर चलिए। केवल मैरिज के लिए नहीं देखना होता है D9, ऑल एस्पेक्ट्स के लिए देखना होता है D9। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। बहुत से लोग D9 चार्ट को ओवरलुक कर जाते हैं, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। यही वो सबसे बड़ी गलती है। एक आदमी मोती दान करके आया है D1, D9, D10, यानी दशमाश कुंडली, नवमाश कुंडली, लगन कुंडली। अगर लगना लॉर्ड सिटिंग इन द केंद्रा और क्वाड्रेंट या ट्राइन में बैठा है, एग्जॉल्टेड है, फ्रेंडली साइन में बैठा है, तो आप मोती दान करके आए हो, लाइफ बड़ी स्मूथली निकल जाएगी। आई रिपीट इट अगेन फॉर ऑल ऑफ यू। D1 का लगना लॉर्ड, D9 का लगना लॉर्ड, D10 का लगना लॉर्ड, फ्रेंडली साइन में हो, एग्जॉल्टेड हो, सेल्फ साइन में हो, केंद्र या त्रिकोण में, तो भाई साहब आप मोती दान करके आए हैं और इस जन्म में हर काम आपका स्मूथली होता चला जाएगा। सिंपल सी बात है। अब आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें सीखने को मिलेंगी हमारे को। कोई भी प्लेनेट D9 में अपने से 8वां बैठा हो तो उसका बंटाधार मान लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, इस चार्ट में है, मैं अभी ब्लैंक चार्ट पर आपको सिखाऊंगा, क्योंकि अब ये देखिए यहाँ सूर्य बैठा हुआ है मीन राशि में। अब मीन राशि से काउंट करें तो ये 7th हाउस हुआ और ये 8th हाउस हुआ। क्लियर है? अब ये सूर्य देखिए यहां बैठा हुआ है तुला राशि में। जहां D1 चार्ट के अंदर सूर्य बैठा था पंचम भाव में, बहुत अच्छा था। 10th लॉर्ड सिटिंग इन द 5th हाउस, मेकिंग ए राजयोगा कि केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठा है, बहुत अच्छी चीज है। बट वो नवमाश कुंडली आत्मा के अंदर क्या हुआ? नीच का हो गया। ये करेला नहीं है, नीम चढ़ा भी बना। करेले के ऊपर नीम चढ़ा होता है। तो यानी सूर्य जो है अपने से अष्टम भी है और नीच का भी है। सो इस आदमी को कैरियर के अंदर मेजर अप एंड डाउन, मेजर प्रॉब्लम आनी है, ये कंफर्म मानकर चलिए। अगर हम D1 से देखते हैं तो इट शोज द राज योगा। हाँ जी, 10th लॉर्ड सिटिंग इन द ट्राइन, वेरी गुड। लेकिन हमने जब ये देखा कि सूर्य अपने से अष्टम और नीच का होके बैठा है, बहुत बुरा रिजल्ट दे देगा कोई भी ग्रह। एक और चार्ट लेके मैं आपको बताता हूं ब्लैंक चार्ट से, सो दैट आप अच्छे से सीख पाएंगे। अब आप देखिए, हमने ये दो चार्ट रखे हैं D1 और D9। लगना मीन्स आई मीन माई सेल्फ। लगना कैरियर भी बताता है, हेल्थ भी बताता है, लगना नेम फेम भी बताता है। ये तीन चीजें तोते की तरह याद रखी है हमेशा।
लगना आपका नेम फेम बताता है, आपका कैरियर बताता है, आपकी हेल्थ बताता है। अब मान लीजिए लगना लॉर्ड मंगल यहां पर बैठ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है जी। पराक्रम में बैठा, थर्ड हाउस जो कि कालपुरुष कुंडली से करेज का हाउस मंगल को मिला हुआ है। अब ये मान लीजिए D9 के अंदर यही मंगल जो है हमने उच्च का बना दिया, कहीं पे भी अपनी कोई रिश्तेदारी नहीं है कि यहाँ पे बैठा हो, हमने कहा जी यहाँ पे मंगल बैठ गया उच्च का, पर ये मंगल खराब हो गया, बेकार हो गया मंगल, कारण अपने से अष्टम वाली राशि में बैठा है मंगल। तो आपको नेम फेम नहीं मिल पाएगा, आपको हेल्थ इश्यू आ जाएंगे, आपको कैरियर में प्रॉब्लम आ जाएगी, लगना कैरियर भी होता है, तो ये दिक्कत दे देगा आपको। इस तरह से हमने बारीकी से समझना है लगना को। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। मान लीजिए किसी का शनि यहां बैठा है, अपने को राशि नहीं देखनी है, फिर यहां बैठ गया, इसको कहते हैं भाव वर्गोत्तम। क्या कहते हैं? भाव वर्गोत्तम। ये भी 10th हाउस है और ये भी 10th हाउस है, तो हाउस वर्गोत्तम हुआ 10th हाउस, भाव वर्गोत्तम, अच्छे रिजल्ट देता है। पर कब अच्छे रिजल्ट देता है? अगर आपके लग्नेश का मित्र ग्रह है तो अच्छे देगा रिजल्ट, अदरवाइज नहीं। आपका वृश्चिक लगन है तो बैंड बजा देगा यही। तो भाव वर्गोत्तम कहते हैं। दूसरा होता है राशि वर्गोत्तम। मान लो यहाँ पर 3 नंबर में शनि बैठे हैं, यहाँ पर कहीं पे भी शनि बैठे हैं, बट मान लो यहाँ बैठे हैं शनि 3 नंबर में, दिस इज कॉल्ड राशि वर्गोत्तम। तो ये इनके मीनिंग क्या है, डीपली आई एक्सप्लेन इन द क्लास। ये इसको बोलते हैं राशि वर्गोत्तम। किसी भी ग्रह का शत्रु नवमांश में बैठ जाना, बहुत खराब रिजल्ट मिलते हैं। अब आप देखिए ध्यान से, ये D1 है, आपका लगन चार्ट है, ये D9 है, राइट। अब कोई भी ग्रह ले लीजिए, मान लो मिथुन लगन ले लेते हैं, 8 है, यहां पर आएगा, मंगल है, मंगल यहां कहीं पे भी मिथुन में बैठ जाए, मंगल इस लगन का शत्रु ग्रह है, वेरी क्लियर, पीड़ा देगा, अच्छी बात है, समझ में आ गई। लेकिन अगर वो नवमांश में भी शत्रु राशि है, मिथुन यानी बुध का वो शत्रु है, तो ये पीड़ा डबल होगी। अब आप ये समझ लीजिएगा, कोई भी ग्रह शत्रु राशि में बैठता है नवमांश कुंडली में और उसकी दशा आपको है, और वो ग्रह लग्नेश का शत्रु है, अकारक ग्रह है, फंक्शनल मैलेफिक है, तो आपकी पीड़ा जो है वो डबल कर देगा, ये हमेशा याद रखिएगा। अब एक और अच्छी बात बताते हैं, ये D1 है, ये D9 है। सपोज एनीवेयर इन द D9, आई एम सेइंग एनीवेयर इन द D9, आपके शनि भगवान वक्री हैं, वक्री मीन्स ब्रैकेट डाल दिया, आपके D9 में शनि वक्री हैं, तो ये मान करके चलिए, चाहे फेवरेबल है या नॉन फेवरेबल है, कष्ट साध्य यश मिलेगा। अर्थात आपको कष्ट के बाद आपको यश मिलेगा। शनि कर्म के कारण है, कष्ट के बाद यश है, कष्ट साध्य यश, ऐसा लिखा है शास्त्र में, कष्ट साध्य यश मिलेगा। तो ये चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने समझना है। मेरा जो पहला बैच था उसमें एक यंग चैप लड़का था, आई थिंक 32-35 के एज के अंदर था। आई वॉज टीचिंग, मैं इस क्लास में आपको पढ़ाऊंगा कि कैसे लोग छोटी उम्र में तरक्की कर जाते हैं। तो मैंने उनको पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा भाई ये आदमी सीईओ बन सकता है इस लेवल पे। कह रहे सर मैं सीए हूं। मैंने कहा यार इतनी छोटी उम्र में सीए? कह रहे सर जो आप पढ़ा रहे हैं ना वो सूत्र लग रहा है मेरे नमांशा के अंदर। तो प्रसिद्धि योग कितनी जल्दी कैसे आ जाते हैं? बहुत लोग मेहनत करते हैं, मेहनत सब करिए भाई साहब, जो मेहनत पर ज्यादा जोर देते हैं ना, मैं कहता हूँ भैया जाकर राजस्थान चले जाए, जैसलमेर में रेत खोदो, खोदते रहो, होना होना कुछ है नहीं, तुम्हारे कुछ लिखा है तो होगा ना, नहीं तो नहीं होगा।
आपने कहा 90% मेरी हार्ड वर्क है। भाई साहब ये जो 10% भाग्य है ना, ये पूरी लंका लगा देता 90% की। याद रखना, ऐसा नहीं है कि ये बहुत कुछ दे जाएंगे। तो वो योगास मैंने आपको पढ़ाने हैं। फिर आपको ये बताया जाएगा इस D9 के अंदर मुझे पैसा कब मिलेगा, पैसा कब 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 मिलेगा पैसा, ये सूत्र आपको सिखा दिया जाएगा D9 के अंदर। D9 के अंदर आपको ये सिखाया जाएगा दूसरा पॉइंट, जुपिटर से। अभी सभी लोग क्या होता है, D1 में मंगल और शुक्र बैठे होते हैं, तो वो बोल देते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सेक्स लाइफ, फलाना ढिमकाना। कल मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा, मंडे है ना कल, हाँ मैं बताऊंगा कैसे ये डिवोर्स देता है। आई विल मेक अ वीडियो टुमारो। ये बेड़ा गर्क कर देता है। डिवोर्स होता है लेकिन बिना पेपर के, अलग रहेंगे। डिवोर्स मतलब लीगली नहीं होगा, बट दे विल लिव सेपरेटली। मैं दिखाऊंगा इसको कैसे हो जाता। अब ये लव अफेयर दे देता है, हमने देख लिया। अब वीनस एंड राहु आल्सो गिव्स यू द लव अफेयर लाइक दैट। Rahu means secret blood, gives you the love affair in your life. Simple, as everyone understand about of it. Now come up to this Jupiter. What Jupiter? D9 में Jupiter, there are two rules of Jupiter. One is 3 love affairs. Number 2 rule I'll teach you, countless love affair. ये जुपिटर महाराज ये दे देते हैं काउंटलेस लव अफेयर। लोगों को पता ही नहीं है, लोग मंगल शुक्र राहु शुक्र को ढूंढ रहे हैं। भैया जुपिटर भी दे रहा है तुम्हारे को लव अफेयर, होलसेल के। बात क्लियर हो गया। इसके अलावा अब आपको दिखाएंगे, इसके अंदर ये सिखाएंगे D1 D9 में कि आपकी जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी कोई हड़प तो नहीं लेगा आपकी। भाई कुछ लोगों के प्लॉट पर कैप्चर हो जाता है या प्रॉपर्टी पर कैप्चर हो जाता है, वो दिक्कत होती है। I'll teach you in the class। वैसे भी एक चीज बता रहा हूं, जिस प्रॉपर्टी पर आप विजिट नहीं कर सकते हफ्ते में 2 बार या 1 बार, उस प्रॉपर्टी को कभी मत खरीदना। वो प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट दिक्कत देगी लाइफ में, मेजर प्रॉब्लम देगी। ये याद रखकर चलना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एस्ट्रोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। D1 एंड D9, अब इसको ध्यान से समझो। कारण क्या है कि हमको मालूम नहीं होता, न मंशा को पढ़ना नहीं आता। अब किसी ने आके कहा कि साहब मेरा कैरियर नहीं बन रहा, आपने D9 देखा और वहां पर तुला लगन आ गया D9 में। ये क्या है, स्पाउस। भैया तू ऐसा कर, शादी पहले कर ले, कैरियर तभी बनेगा, क्योंकि तेरा D9 का लगन ही 7 आया। आपका कैरियर तभी बनेगा जब यू विल हैव अ स्पाउस। दिस रूल अप्लाई फॉर मेल और फीमेल, उससे कोई लेना देना नहीं है। यू शुड हैव अ स्पाउस, सिंपल सी बात है, तभी आपका कैरियर बनेगा। खाम खा दिमाग का दही कर रहे हो। ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं जिसमें मैं कहता हूं भैया शादी कर ले पहले तो। एक नहीं है, कई सारे सूत्र हैं। सो एक ये मैंने आपको बताया। मेरी एक क्लास थी, 2-3 क्लासों में लोगों ने कंफर्म किया, सॉरी ये 1 है, ये D9 है। एस्ट्रो वास्तु पढ़ा रहा था। इफ एनीवन इन D9 शनि इज इन द लग्ना, मेल के लिए तो एडजस्टेबल है, फीमेल के लिए दिक्कत है। ससुराल में घी की सब्जी मिलेगी, शाही पनीर नहीं मिलेगा। इसका भाव अर्थ ये है कि यू विल नेवर गेट रिस्पेक्ट इन यूर इन लॉज हाउस। सिंपल सी बात है। मेल का क्या है, उसने तो कभी कभार जाना है, नहीं पानी पूछेंगे, वाइफ को बोल देगा तुम चले जाओ मायके अपना घूम आओ। बट एक गर्ल के लिए बहुत दिक्कत है, उसके लिए मेजर प्रॉब्लम। उसको शादी करनी है, मेंटली प्रिपेयर रहे भैया, तेरे को वहां कोई नहीं पूछेगा। इफ यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड देन यू गो फॉर मैरिज, अदरवाइज ड्रॉप योर आइडिया ऑफ मैरिज। सिंपल सी बात है, काहे को दिमाग लगाना। आगे चलेंगे और समझेंगे अच्छे से।
अब क्या होता है कि एक सेकंड में बड़ा अच्छा एक और चीज भी बता देता हूं। मान लो जुपिटर आपका 9th हाउस में बैठा है और जुपिटर यहां वृष राशि में बैठ गया। ये एनर्जी सोर्स है, आत्मा है। जुपिटर को जो एनर्जी मिल रही है शुक्र की, यानी ये जुपिटर शुक्र के भी गुण रखेगा। ये मत सोचना इसमें शुक्र के गुण नहीं है, शुक्र के भी गुण आएंगे, क्योंकि ये नमांशा कुंडली जो होती है वो आपका एनर्जी का सोर्स होता है। ये आप समझ के चल लीजिए, उसमें गुण आएंगे ही आएंगे। अब एक और अच्छी बात, इसी गुण को मैं आगे बढ़ा देता हूं। अब आप बड़े ध्यान से देखिए, मान लीजिए किसी का कोई लगन हो, मिथुन लगन ले लेते हैं, कोई क्या दिक्कत है, अपनी कोई रिश्तेदारी थोड़ी है, हर बार मैं क्लास में अलग ही कर लेता हूं। अब इसका लॉर्ड बना बुध। अब ये मान लीजिए 4 नंबर में बुध बैठ गया, जो कि किसकी राशि है, चंद्रमा की राशि है। हियर द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द लग्न लॉर्ड, यू हैव टू सी। आप अपना चार्ट लगाइए, देखिए मेरा लग्न लॉर्ड किस राशि में बैठा है, नमांशा कुंडली में चंद्रमा की राशि में बैठा है, तो चंचलता आ जाएगी। आपकी सोच में अप एंड डाउन बड़ी तेजी से आएंगे, क्योंकि वो लगना है। आपका लगन अगर मंगल के नवांश में चला गया तो अग्रेशन देकर रहेगा, आपको क्रोध दे के रहेगा, एनर्जी भी देगा, ऐसा नहीं है। तो आपका लगना लॉर्ड किसके नवांश में चला गया, वो इंपॉर्टेंट रोल है। अगर वो आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत इजी हो जाएगा। दूसरी बात, अब आप अपनी कुंडली से देखिए किस ग्रह की दशा चल रही है। ठीक है, मान लीजिए किसी की मंगल की दशा चल रही है। मंगल जो है मान लीजिए वो कुंभ में बैठा है, मंगल मान लीजिए वो वर्गों में बैठा है या मिथुन में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है ना मंगल नमांशा में, तो आपको पीड़ा मिलनी है, ये पक्की बात मान करके चलिए। ये मत सोचिए, चाहे आपका खुद का मेष लगन हो, चाहे लियो असेंडेंट हो आपका, जहां मंगल योग कारक ग्रह कहलाएगा लियो असेंडेंट में, बट वो नवांशा में तो एनिमी साइन में चला गया ना, उतने फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देगा। बहुत डीप इसके अंदर बताया जाता है, ऐसे ही हम सिर्फ लगना कुंडली पर देख करके उस पर एनालाइज करना, वो पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। सिंपल सी बात समझ लीजिए, ये क्लियर हो गया। आप किसी भी प्लेनेट की दशा देख ले। अब आ जाइए D1 से D9 आ जाते हैं। दो टेक्निक सिखाता हूं, चलो हाँ ठीक है, ऐसे ले लेते हैं, वृक्ष लगन ले लेते हैं। क्लियर है जी, मान लीजिए मंगल यहीं बैठा था उसका, मान करके चल रहे हैं, एजम्पशन बेस है। अब D9 में मंगल जो है कहीं पे भी, आई एम सेइंग कहीं पे भी, वो बैठ गया मिथुन में, शादी की लंका लग गई। एक तो वैसे D1 के अंदर 7th हाउस में मंगल इज नॉट गुड, सेकेंडली मंगल अपने से अष्टम है, अपने से अष्टम के साथ साथ शत्रु राशि में बैठा है। तो मैरिज का सत्यानाश कब होगा, जब मंगल की दशा आएगी या अंतरदशा आएगी, तभी तो बेड़ा गर्क होगा। बड़े ध्यान से देखिए, एक तो 7th हाउस में मंगल खराब हो गया लगन कुंडली में, दूसरा वो मंगल नमांशा के अंदर जाकर के शत्रु राशि में और अपने से अष्टम होके बैठा है। दिस यू कैन से बिकॉज इट इज अ ड्यूल साइन, द पॉसिबिलिटी द पर्सन मे गो फॉर सेकंड मैरिज। दिस मार्स इज सिटिंग इन द ड्यूल साइन, ये मिथुन राशि ड्यूल साइन है। ड्यूल साइन में होने के कारण दोबारा विवाह योग भी बन जाता है। बात क्लियर, आगे चलते हैं। अब D9 के अंदर कोई भी D9 का लगन हो सकता है। मान लीजिए किसी का D9 में तुला लगन आ गया,
अब ये तुला लगन आ गया। अब आपने शुक्र देखना है, वो केंद्र में बैठे, शुक्र केंद्र में बैठे या ट्राइन में वीनस बैठ जाए। You will get married timely without any remedy. No need to do the remedy. Some affliction is there. It may be possible that you could be a little bit delay in marriage, but remedy करने की जरूरत नहीं है। Lagna Lord of D9 either sitting in the quadrant or in the trine, या तो केंद्र में हो या त्रिकोण में नमाज कुंडली का लगन लॉर्ड बैठा है तो विवाह समय पर हो जाता है। ज्यादा मेलिफिक एफ्लिक्शन है तो थोड़ा बहुत देर से होगा, बट रेमेडी की कोई जरूरत नहीं है। अब इसमें मैं सिखाऊंगा D9 से कि क्या मुझे रेमेडी लगेगी, रेमेडी लगेगी, क्या रेमेडी मेरे को टाइम लगेगा रेमेडी में, या मुझे इस जन्म में परेशानी धक्के खाने का राज हो गया कि रेमेडी लगेगी ही नहीं। अब बहुत से लोग कहते हैं जी मैंने बहुत सारी रेमेडी करी, कुछ हुआ नहीं। अरे भैया तेरे चार्ट में योग है ना कि तुझे रेमेडी लगेगी नहीं, तुझे अपने कर्मा भोगने ही भोगने हैं। अगर रेमेडी नेचर के अकॉर्डिंग है तो वो थोड़ी बहुत वर्क करती है, जो टोटके हैं वो वर्क नहीं करते, मैंने देख लिया। मेरी 10 बजे क्लास है रेमेडी की, उसमें सिखाऊंगा। टोटके चले तो चांद तक चले, ना चले तो धड़ाम से बैकफायर भी करते हैं, तो इसलिए जो है दिक्कत हो जाती है। अब आपको एक अच्छी चीज पढ़ाते हैं। D9 में मान लीजिए कोई ले लीजिए, हाँ हम तुला ले लेते हैं। अब मंगल बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है ना, क्योंकि वो लगन में बैठा है, कीप इट इन माइंड। और आपका मान लीजिए मिथुन लगन है, अब वो इतनी पीड़ा नहीं देगा, वो लगन में बैठ गया। दैट इज कंट्रोल बाय द लग्न ऑफ नमांशा कुंडली। यू विल नेवर फेस टू मच प्रॉब्लम ड्यूरिंग द दशा ऑफ मार्स। मंगल की दशा में ज्यादा पीड़ा नहीं होगी आपको, क्योंकि वो लगन में बैठ गया। माना वो शत्रु ग्रह है, शुक्र का भी शत्रु ग्रह है, बट इवन आफ्टर डेट जो है दिक्कत ही नहीं आएगी। क्लियर है, सिंपल सी बात है। अब ध्रुव नाड़ी क्या होती है, लोग पढ़ते हैं। अब D1 है, D9 है, इसमें क्या है। अब मान लीजिए कोई भी ग्रह है, बृहस्पति है, बृहस्पति मान लीजिए आपका यहाँ सिंह राशि में बैठा है, यहाँ बृहस्पति मान लीजिए मकर राशि में बैठा है, तो ये क्या होता है, राशि चार्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, D1 राशि चार्ट, कारण। और ये क्या कहलाता है, नवमांश। बड़े ध्यान से देखना, होता क्या है, इसी को घुमाने को ध्रुव नाड़ी कह देते हैं। होता होता कुछ नहीं है, सारा इंग्लिश में पढ़ाना है मेरे को। अगर आपको सही ठगना है तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ। अब बृहस्पति की नवमांश तुल्य राशि क्या हुई, वो हुई मकर। मकर क्या हुई, नवमांश तुल्य राशि। राशि तुल्य नवमांश भी बोल देते हैं। अब ये राशि क्या है, वो सिंह है, और नवमांश क्या है, मकर है। बस यही है नाड़ी का खेल, और तो कुछ नहीं है ज्यादातर। इसके चक्कर में पढ़ो नहीं, सीधा सा देखो जो मैंने सूत्र बताया, अपने से अष्टम, शत्रु राशि, नवमांश तुल्य, राशि तुल्य नवमांश, इसमें घूमते रहोगे, मिलना कुछ नहीं है। सिंपल सी कॉन्सेप्ट याद रखो, जो ग्रह मित्र राशि में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है। सिर्फ एक चीज बढ़िया बताता हूं आज आपको मैं इस क्लास में, डेमो में, किसी का भी बृहस्पति कोई लगन हो, मेरे को लेना देना नहीं है। अगर वो नवमांश में नीच का है, दैट पर्सन इज बेस्ट ऑफ द बेस्ट पर्सन। वो आदमी जीवन में सभी का भला चाहेगा। कंडीशन है नवमांश में नीच का होना चाहिए। लगन में है तो आदमी गलत है। नवमांश में बृहस्पति नीच का होना बहुत शुभत्व देता है। ऐसे आदमी से आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने जाओ या किसी चीज के बारे में पूछने जाओ, मान लीजिए कोई कह रहा है जी मैं नौकरी करना चाहता हूं, थोड़ा प्लीज गाइड मी। भाई साहब ये आदमी घर तक गाइड करने वाली नॉलेज देगा। आप उससे एक पॉइंट पूछोगे वो 4 बताएगा। नीच का बृहस्पति नमाज कुंडली में बेहतरीन रिजल्ट देता है, आदमी को बेहतरीन बनाता है। सिर्फ बृहस्पति की बात कर रहा हूं, किसी और प्लेनेट की बात नहीं कर रहा हूं। बाकी सभी प्लेनेट लंका लगाते हैं। One more thing, suppose someone is having in the D9
अभी मैंने एक कुंडली खोली थी जहां पर सूर्य नीच का था। व्हाट डज इट मीन? उसको कैरियर में प्रॉब्लम आएगी बिकॉज इट इज द 10th लॉर्ड वृश्चिक का लग्न। मैं बता देता हूँ, एक चीज सिखाता हूँ आपको। क्या होता है कि हम लोग ध्यान से नहीं देखते और नहीं समझते। वन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस, सूर्य पंचम भाव है, पंचम भाव पूर्व पुण्य का था। वो चैप्टर जब आएगा कोई रिदम हो जाता मेरा, ये सूर्य नीच का। दिस पर्सन इन हिज प्रीवियस बर्थ आइदर मेल और फीमेल, पापा की सेवा नहीं की थी। He ignored his father, so his father becomes the carrier in this birth. He has to pay off his previous birth. पूर्व पुण्य पे करना। पाप भी होते हैं भैया, पुण्य नहीं पाप भी होते हैं। क्लियर है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ सूर्य नीच के हैं देखिए, और अपने से अष्टम है। कोई भी ग्रह नीच का होता है तो उसके मीनिंग अलग अलग आ जाते हैं। तो मेरा मन था, मैंने कहा चलो ये भी मैं सिखा देता हूं। अब चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर और उसको समझने का प्रयास करते हैं। अब आता है क्या नाम है नमाज कुंडली के अंदर, उपाय का हो गया। हाँ, 64th नमांशा, आई टीच यू द 64th नमांशा इन द D9 में। 64th नमांशा, जब भी पापी ग्रह होते हैं, शनि, राहु, केतु, मंगल, जब भी ये 64th नमांशा में ट्रांजिट करेंगे, सबसे पहले आपको हेल्थ इशू देंगे ही देंगे, ये पक्का मान के चलिए। बाकी तो अलग प्रॉब्लम देनी ही देनी है, बट दे विल डेफिनेटली गिव यू द हेल्थ इशू, दैट इज डेड श्योर। If any planet transit in the 64th namansha, during that transit period, you have to suffer a lot about your health. ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। इसके बाद आते हैं हम D10 चार्ट के ऊपर। D10 चार्ट को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमको फोकस क्या करना है, ये काल पुरुष की कुंडली है, बड़े ध्यान से देखिए। काल पुरुष कुंडली में ये मकर राशि आई 10th हाउस में। अब D10 में जहां भी मकर राशि है उस पर फोकस करना है, क्योंकि ये कैरियर है आपका, आपका कर्म है, इस पे फोकस करना है। अब D10 जो होता है, जैसे हम D1 चार्ट को लगन को अलग से पढ़ते हैं ना, कि ये मेरा जन्म हुआ, आई बॉर्न इन ए फैमिली, दिस इज सेकंड हाउस द फैमिली। क्लियर है? मेरे थर्ड हाउस सिबलिंग। ठीक है, ऐसे ही D1 के चार्ट को पढ़ना है हमने। फर्स्ट हाउस मी माई सेल्फ, आई मी माई सेल्फ। सेकेंड हाउस क्या होगा D10 का, कि क्या मेरे अंदर बिजनेस के संस्कार हैं, क्या मेरे अंदर जॉब के संस्कार हैं। एक और अच्छी बात बता देता हूं, कभी भी किसी को संस्कार दिए नहीं जाते। बड़े ध्यान से सुन लेना, D1 चार्ट में लगाना। गलत पढ़ते हैं वो अलग बात है। D1 चार्ट में हो या D10 चार्ट, संस्कार एड ऑन होते हैं, संस्कार दिए नहीं जाते। वी कैरी द संस्कारास फ्रॉम सो मेनी बर्थ्स। हम कई जन्मों के संस्कार लेकर पैदा होते हैं, और इस जन्म में हम संस्कार एड ऑन करते हैं। कोई माँ बाप संस्कार नहीं दे सकता बच्चे को। बहुत सारे लोग कहते हैं संस्कार अच्छे दीजिए, खाक अच्छे दीजिए। कईयों के माँ बाप अच्छे नहीं होते लेकिन संतान अच्छी होती, कईयों की माँ बाप अच्छे होते हैं तो संतान अच्छे। वो संस्कार पूर्व जन्मों से कैरी होते हैं। इस जन्म के संस्कार जो माँ बाप देते हैं वो एड ऑन होते हैं। पिछले जन्म के अच्छे संस्कार थे, इस जन्म में अच्छे संस्कार मिले तो अच्छे संस्कार में श्री वृद्धि हुई, ऐसे होता है संस्कार। तो सेकेंड हाउस, डिड वी हैव अ संस्कार ऑफ बिजनेस और जॉब। थर्ड हाउस, ऐसे इसको पूरे 12 भावों को पढ़ना है। थर्ड हाउस क्या है कि मैं बिजनेस के लिए ट्रैवलिंग करूंगा, क्या मैं कमीशन बिजनेस कर सकता हूँ, क्या मैं ऑनलाइन बिजनेस कर सकता हूँ। तो इस तरह से हम D10 चार्ट को पढ़ेंगे, पूरे 12 हाउसेस को। फिर क्या है, फिर D10 चार्ट के अंदर जो है हमने 12 हाउसेस पढ़ लिए। उसके बाद ये 10th लॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है।
इसका लिंक कहां और किस तरह से है? If someone is having 10th lord in the 8th bhava, it's a very difficult task for him. प्रॉब्लम आ गया, अष्टम भाव में चला गया D10 आपके कर्म क्षेत्र में। ये सूक्ष्म कुंडली होती है, डिविजनल चार्ट है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप धक्के खा रहे हैं, छोड़ दीजिए धक्के। कोई भी अकल्ट साइंस का हिस्सा पकड़ लीजिए, ज्योतिष पकड़ लीजिए, टैरो कार्ड रीडिंग पकड़ लीजिए, न्यूमरोलॉजी पकड़ लीजिए, वास्तु पकड़ लीजिए, आप करिए, आपको सक्सेस है। अष्टम भाव अकल्ट साइंस का है ना। अब कोई कहे जी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ ज्योतिष में, तो मैं क्या करूं? भैया आप ना, अष्टम भाव हिडन का होता है। डू वन थिंग, ओपन ए शॉप ऑफ सीसीटीवी कैमरा, उसको बेच लो, स्पाई कैमरा बेच लो। बात आप समझ रहे? आप काम क्या करना चाहेंगे, एक एग्जांपल दिया है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। दूसरा D10 के अंदर क्या करना है हमको, ये देखना है कि शुड आई गो फॉर जॉब, नंबर 1, और शुड आई गो फॉर बिजनेस। इसमें क्या है, हमको पूर्ण परमात्मा ग्रह देखने हैं। कौन देखने हैं? पूर्ण परमात्मा। कौन से होते हैं पूर्ण परमात्मा? सूर्य, चंद्रमा, मंगल और राहु, ये पूर्ण परमात्मा ग्रह होते हैं। सूर्य से भगवान श्री राम, चंद्रमा से श्री कृष्ण, मंगल से नरसिंह अवतार, राहु से वारा अवतार। ये पूर्ण परमात्मा ग्रह बताएंगे कि आप बिजनेस करिए या जॉब में चुपचाप बैठे रहिए। So this has to be seen out only in the D10 chart. सिंपल सी बात है, क्लियर है? अगर आपका 7th हाउस D10 का having too much malefic affliction or the lord of death sitting in the 6th bhava or sitting in the 12th bhava or sitting in the 8th bhava means what? No partnership. बाबा बाय बाय कर लो पार्टनरशिप से। सिंपल सी बात है, आपको पार्टनरशिप में नहीं जाना है। आराम से पता लग गया हमें डीपली, वहां हमने D1 में देख रहे थे जी बहुत अच्छा है, फलाना है, ढिमकाना। अरे भैया डिविजनल चार्ट में हमने डीपली देखा तो पता लग गया। क्लियर है? अब आता है I'll teach you the technique। मैं एक कंसल्टेंसी दे रहा था, रोहतक से कोई थे, तो बंदे की कोई प्रॉब्लम थी। He was near about manager in a bank, private bank। मेरे से अपनी प्रॉब्लम के लिए कंसल्टेंसी ली, तो मैंने उसको कहा कि भाई साहब आप अपनी टेबल बड़ा साफ कर लेते हो, बड़ी जल्दी फाइल आती है, यूं कर देते हो। कहते हैं हाँ। तो मैंने उसे कहा भैया काम कर ले, अगले जन्म के लिए बेड़ा गर्क मत कर। सो आई टीच यू द टेक्निक। जो लोग काम करना नहीं चाहते, पास ऑन, दूसरे के ऊपर काम थोप देते हैं। खुद नहीं करना, दूसरे पे, घर पे भी होंगे, भाई कर लेगा, सिस्टर कर लेगी, तू कर ले भाई। वो करना नहीं चाहते काम। बात क्लियर है? इस तरह से युगस बनते हैं। फिर हम ये देखेंगे D10 के अंदर जो 10th लॉर्ड है, उसका लिंक जो है, 10th लॉर्ड का लिंक किससे है? अग्नि तत्व से है, वायु तत्व से है, जल तत्व से है, आकाश तत्व से है। काम करने का रिदम बदल जाएगा। 10th लॉर्ड हैविंग ए लिंक विद द फायरी, एरी, वाटर और स्काई, किसी से भी लिंक है ये, तो आपको जो है काम करने का बहुत डिफरेंट अंदाजा हो जाएगा। अब एक और चीज सिखाता हूं, 10th लॉर्ड की बात कर रहा हूं। सपोज किसी का D10 में 10th लॉर्ड कोई भी बनेगा, 10th लॉर्ड, सपोज किसी का 10th लॉर्ड सिटिंग इन द लग्ना, द पर्सन इज सेल्फ मेड। एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक और दे देता हूं। सपोज समवन इज हैविंग 10th लॉर्ड इन द 2nd भावा, या तो वो व्यक्ति बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा होगा या पेरेंटल धंधे को आगे कर रहा होगा। 2nd हाउस फैमिली है ना, तो फैमिली में पप्पा की दुकान है, पप्पा की फैक्ट्री है, पप्पा का शोरूम है, तो वहीं बैठना है। 2nd हाउस बैंकिंग सेक्टर भी होता है, द पर्सन मे बी को रिलेटेड विद द बैंकिंग सेक्टर। 2nd हाउस फूड का भी है, द पर्सन मे बी इन्वॉल्व इन अ फूड सेक्टर, दैट हैज टू बी सीन आउट। तो 10th लॉर्ड की कनेक्टिविटी देखनी है हमने डिफरेंट एंगल से। उसको देखने के बाद और समझने के बाद
हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर किसी का कोई ग्रह 10th हाउस, D10 लिख देता हूं सो दैट यू शुड नॉट बी कंफ्यूज। 10th हाउस में नीच का है, मान लो किसी का सैटर्न नीच का है मेष राशि में, 10th हाउस में कोई भी ग्रह हो, एक एग्जांपल दे रहा हूं शनि का, ज्यादातर लोग शनि से परेशान होते हैं, ये अरबपति बनने का योग है, बट इसमें एक कंडीशन है, इसने आपको जीरो जरूर करना है, एक बार सड़क पे ला देगा। अरबपति तभी बनेंगे, करोड़पति तभी बनेंगे, सड़क पर छोले भटूरे बेच लो, कुलचे छोले बेचने की अगर आप में हिम्मत है तो शनि बना देगा करोड़पति, क्योंकि इसने जीरो जरूर करना है। कोई भी ग्रह 10th हाउस में नीच का है D10 में, उसने एक बार जीरो करना है, वो फिर जीरो से हीरो पक्का बनाएगा। अब बहुत से लोग ईगो प्रॉब्लम है, मैं तो नहीं बेचूंगा, मैं तो नहीं करूंगा, मत कर भैया, आप तो हीरो बनेगा ही नहीं, क्योंकि तूने करा ही नहीं, यू डिडंट एक्सेप्ट द 0 पॉइंट। When you accept the 0 point of the 10th bhava, definitely you will become a hero in your life. That is to be seen out. ये बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी सी चीजें हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग होरा चार्ट पर, D2, इसको वेल्थ चार्ट कहते हैं, संपत्ति वेल्थ चार्ट, संपत्ति वाला हाउस। इसमें दो ही लगन होते हैं, चंद्र लगन और सूर्य लगन, उसी में 9 ग्रह बैठे होते हैं। ये भी D2 कर देता हूं। सपोज एक तो ये चंद्र लगन हुआ तो सूर्य यहाँ, तो 9 ग्रह इन्हीं दोनों हाउसेस में होंगे। सपोज किसी का सूर्य लगन आ गया, सूर्य की होरा बोलेंगे, परंतु पहले मैंने कहा लगन से आपको समझा दूं, तो सूर्य का लगन यानी सूर्य की होरा हुआ। अरे 4 नंबर इधर आएगा बाबा, गलती है, मेड अ मिस्टेक। तो ये हो गया सूर्य की होरा। सीधी सी बात है, D2 में देखिए कोई भी ग्रह बैठा है सूर्य की होरा में, उसकी दशा चप्पल तोड़वाएगी। मेहनत मांगेगी आपसे, सिंपल सी बात याद रखें, हार्ड वर्क करवाएगी आपसे, और इजी कर देगा। कोई ग्रह बैठा है, मान लीजिए बृहस्पति बैठा है, तब भी हार्ड वर्क करा देगा, क्योंकि वो सूर्य की होरा में है। सिंपल सी बात रखिए। चंद्रमा की होरा में कोई ग्रह बैठा है तो वो दशा आराम से निकल जाएगी, चाहे वो मंगल बैठा है, नीच का है ना, देखो यहाँ पे चंद्रमा की होरा में पीड़ा इतनी नहीं देगा, आराम से निकल जाएगी दशा। सीधी सी बात ध्यान रखनी है आपने, इसको आराम से समझेंगे तो आराम से समझ में आएगा। फिर आएगा चंद्रमा की होरा के अंदर जितने भी ग्रह बैठे हैं, ये नेचुरल रेमेडी होती है, लोगों को पता नहीं होता, क्योंकि चार्ट तो पता नहीं है, तो रेमेडी क्या पता, यू आर गेटिंग योर पितृस ब्लेसिंग। किसी की भी है, मैं अभी बता रहा हूं, सपोज किसी का चंद्रमा की होरा में कोई ग्रह बैठा है और उसकी दशा है, हर अमावस्या को पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ दे, उसको पितृ जो है ब्लेसिंग देते रहेंगे, वो दशा आराम से निकल जाएगी, इतनी कष्ट साध्य नहीं होगी, फिर प्रॉस्पेरिटी मिलने की संभावना तक आ जाती है, क्योंकि वो पितृलोक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना मून बाबा। सो यू आर हैविंग प्लैनेट इन द इसमें धन संपत्ति के योग बड़े अच्छे हैं। सपोज किसी का जो है सेकंड लॉर्ड सिटिंग इन दिस हाउस, इलेपो मनी, 11th लॉर्ड सिटिंग इन द 12th भावा, इलेपो मनी, कोई मनी नहीं है, लेकिन उसके राजयोग कैसे बनते हैं, आई टीच यू, वो करोड़पति योग भी हैं। अर्चना जैन जी थी मेरी एक क्लास में, तो उनके सारे ग्रह 12वें में थे, पर वो करोड़पति योग था, तो वो आई टीच यू इन द क्लास कैसे वो बनता है। फिर होता है कि अब मान लीजिए D2 है, सूर्य की हो रहा है, और गलती से यहाँ 5 ग्रह बैठ गए किसी के, भाई साहब सिलवट्टा घिसवा देगा आपसे, जो भी ग्रह की दशा जाएगी सिलवट्टा सॉलिड बड़ा घिसना पड़ेगा, मेहनत बहुत करा देंगे, 5 ग्रह आगे। फिर मैं रिलीजियस एस्पेक्ट भी बताऊंगा, हस्बैंड वाइफ कैरेक्टर भी थोड़ा बहुत बताऊंगा, कौन पहले पीछे आगे पीछे निपटेगा। एक चीज मैं अभी बता देता हूँ, रिलीजियस बहुत अच्छी वो रिलीजियस बहुत अच्छी चीज बताता हूँ,
किसी का सूर्य की होरा में जन्म, सूर्य की होरा है, चंद्रमा यहाँ बैठा है और सूर्य यहाँ बैठा है, दे एक्सचेंज देयर साइन। इस आदमी को भगवान ने सामर्थ्य दिया है, तू मुझे पा सकता है। अगर आदमी भक्ति करे तो भगवान तक पहुंच सकता है। आत्मा और मन ने राशि परिवर्तन कर लिया। बहुत अच्छा योग है अध्यात्म का, जबकि ये वेल्थ चार्ट है। मैं ये भी पढ़ा था, मैंने पढ़ा दिया यहाँ पे क्लास में भी, मैंने यही पढ़ाना है, सिंपल सा। भगवान को अगर आप पाना चाहते हैं तो देखिए क्या D2 हो रहा चार्ट में, मून एंड सन हैव एक्सचेंज देयर साइन, इफ यस देन इट इज ओके, गो एट। ठीक है, अब आगे चलते हैं, D30 चार्ट के बारे में आते हैं। D30 चार्ट क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं त्रिशांश कुंडली। इसमें फीमेल के करेक्टर से रिलेटेड लोग इसको स्टडी करते हैं। सोच ही छोटी है, वैसे है तो शास्त्र में ऐसे लिखा गया, स्त्री के चरित्र से संबंधित देखा जाता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं अनछुई जिसे हमने छुआ नहीं है। अगर मान लीजिए किसी का बुध बैठ गया फीमेल के D30 में, शी इज ए वेरी कनिंग लेडी, वेरी क्लियर, सिंपल सी कॉन्सेप्ट, कोई दिमाग नहीं लगाना। सी इन द D30 चार्ट, if Mercury is in the Lagna, that lady is very cunning lady। वो स्त्री के चरित्र के बारे में, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी गुप्त चीजें हैं। आई विल रिवील इन द क्लास D30। द लग्ना ऑफ द D30, दिस शो सेल्फ मेड प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम हम क्रिएट करते हैं। क्लियर है? टांग अड़ाना 10th हाउस से है। हम टांग अड़ाते हैं, हाँ जी अड़ाते हैं 10th हाउस से। सो आई टीच यू इन द क्लास हाउ। तो ये चीज आता है। और 8th हाउस क्या बताता है? इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये कॉमन पॉइंट है बता रहा हूं। ये जन्मजात दोष बता रहा है, मेरे चार्ट में है। मेरे चार्ट में मून बैठा है यहाँ पर। आई एम कैरिंग द कर्स गिवन बाय अ मदर टाइप लेडी इन माय प्रीवियस बर्थ। मेरा जन्मजात दोष वो नहीं जा सकता, दैट इज अ कर्स। और बाय चांस मैंने चंद्रमय दशा भोग ली है, अगर उस ग्रह की दशा आ गई ना, बैंड पूरा सॉलिड वाला बजाती है। व्हाट यू कैरी, जन्मजात दोष कहां से आए हैं? अब लोग कहते हैं हम उपाय कर रहे हैं, करता रहे भाई। अश्वत्थामा भी तो कैरी कर रहे हैं ना, भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दिया हुआ है। तो जो कर्स होते हैं ना वो इजीली नहीं जाते। प्लैनेट अफ्लिक्शन में दैट इज ओके, डू द रेमेडी एंड गेट द रिजल्ट, नो प्रॉब्लम इन दैट वे आउट। व्हेन देयर इज एन कर्स ना, दैट गिव्स यू लॉट ऑफ ट्रबल इन योर लाइफ। तो इस तरीके से हम देखेंगे। अब जैसे मान लीजिए किसी का D1 के अंदर हमने कहा ये D30 है, यहां सन बैठा हुआ है, इसने मैरिज में 500 प्रॉब्लम खड़ी कर दी। यही सन D30 में लगन में आ गया। नाउ यू कैन से 100 में से ओनली 2% मैरिज होगा, 98% रिमूव हो चुका है मैरिज योग, यानी मैरिज होने की संभावना नहीं है, होते ही अगले दिन तलाक है। तो ये चीजें बारीकी से हमको क्लास में पढ़नी और समझनी है। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। क्लास हमारा कल स्टार्ट होगा, मंडे से। मंडे से हमारा क्लास स्टार्ट होगा। ये क्लास स्टार्ट होगा 8:05 पर, और मंडे टू फ्राइडे 5 क्लासेस का कोर्स है। 5 क्लासेस का है, डेली रहेंगी। फी इसका जो है 2 3 4 5 आई थिंक सो, मुझे ध्यान नहीं रहता फीस के ऊपर, तो ये चीज रहती है। तो ये इसका फीस है, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको जो है वो YouTube रिकॉर्डिंग मिलेगी, क्लास रिकॉर्डिंग YouTube फॉर्म के अंदर लाइफ टाइम के लिए मिलेगी। लाइफ टाइम के लिए मिलेगी आपको रिकॉर्डिंग, सबसे अच्छी बात। दूसरा, मैं अपनी क्लास में किसी को म्यूट नहीं करता।
किसी को नहीं समझ में आ रहा, बीच में मुझे टोक सकता है, मैं पूरा राइट देता हूं। आप कहिए सर मुझे नहीं समझ में आया, मैं रिपीट करूंगा। और मेरा जो धर्म है वो उंगली पकड़ के पढ़ाना है, क्योंकि मैं जुपिटर का कर्ज कैरी नहीं करना चाहता, नॉट इंटरेस्टेड। बहुत से लोग रिस्पॉन्ड तक नहीं देते पार्टिसिपेंट का, या कह लीजिए स्टूडेंट का, के साथ क्लास में क्या है क्या नहीं है। बट आई हैव टू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन हूसोएवर जॉइन द क्लास। ऐसा नहीं है धक्का मार पढ़ा दिया और चल दिए। किसी का कोई क्वेरी है, अपने आप को अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकता है। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, मेरे से कोई भी क्वेरी है पूछ सकते हैं। हाँ जी विजय जी, आप पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? हेलो। किसी का कोई क्वेरी है तो मेरे से पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी आर गोइंग टू वाइंड अप द क्लास। टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट sorry, start the class sharp at 8:05 and we will have on a daily basis these classes। 5 क्लासेस का कोर्स है और आपको ये डिविजनल चार्ट अच्छे से आ जाए, क्योंकि D9 को डीपली पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। D10 को कैरियर से रिलेटेड पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। D30 कर्मा से रिलेटेड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हैव ए गुड डे। Thanks for joining this webinar. Thanks to all of you. Have a good day to all of you.